News 18 India। यूसीसी के विरोध में हल्द्वानी को जलाया। पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे। दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे। हल्द्वानी में आगजनी, पीएफआई की चिंगारी। कर्मचारियों को जिंदा जलाने की कोशिश की और उन कर्मचारियों को बचाने के लिए बल प्रयोग किया गया। बम और पत्थरबाजी की पहले से तैयारी। चारों तरफ से हमें घेर लिया। वहाँ टारगेट कौन था? टारगेट हम ही लोग थे। हम ही लोगों को पत्थर मारे गए। और पीएफआई का रोल तमाम जगह इस टाइप के हिंसा फैलाने में रहा है। पुलिस अफसरों को जिंदा जलाने की साजिश। लोगों के द्वारा कंट्री मेड वेपन और इनके जो इलीगल आर्म्स हैं उनके द्वारा फोर्सेस पर गोलियां चलाई गई। ये प्री प्लान था कि कैसे यहाँ पर भीड़ आएगी और उसके बाद किस तरह से निशाना बनाया जाएगा उन वाहनों को। दंगाइयों के हाथ में पेट्रोल बम किसने दिए? कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैंने बताया, लोगों को चिन्हित किया जाएगा और इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो हमारा एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रोल किया गया, इसका मतलब प्रिपरेशन है। वो पूरा निशाना और पूरी प्लानिंग के साथ आए थे कि कहाँ कहाँ उन्हें नुकसान पहुँचाना है। हिंसा के पीछे फुल प्रूफ साजिश के वीडियो सबूत। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के 48 घंटे भी नहीं बीते थे कि उत्तराखंड का शहर हल्द्वानी आग की लपटों में जलने लगा। पुलिस वाले जान बचाते भागते नजर आए। उपद्रवियों ने पुलिस टीम को जलाने की कोशिश की और थाने को भी फूंक डाला। ये सब हुआ हल्द्वानी में। क्या ये यूसीसी का साइड इफेक्ट था या अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने पर दंगाइयों ने बवाल किया था? ये तो दंगाइयों के थर्ड डिग्री इलाज से पता चल जाएगा। लेकिन हल्द्वानी में आगजनी, पत्थरबाजी और पेट्रोल बम जिस तरह से फेंके गए, उससे साफ है कि यहां पहले से बड़ी साजिश की तैयारी कर ली गई थी। न्यूज 18 के पास कई ऐसे वीडियो सबूत मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि हल्द्वानी की दंगा ब्रिगेड ने पूरे शहर को जलाने की तैयारी पहले से कर ली थी। दंगे की पूरी टाइमलाइन और इसकी इनसाइड स्टोरी न्यूज 18 पर आप देखकर समझ जाएंगे कि कैसे अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने से पहले ही पेट्रोल बम तैयार थे, पत्थर तैयार थे। वीडियो सबूत नंबर 1। हिंसा के वक्त का ये वीडियो देखिए। सड़क के दूसरी तरफ भीड़ खड़ी है और उन्होंने चेहरे को ढक रखा है और पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। इसके बाद पीछे खड़े लोग पत्थरों की बारिश कर रहे हैं। वहां एक दो नहीं, कम से कम 50 लोगों की भीड़ बवाल कर रही है। इन्हीं दंगाइयों में एक पुलिस बैरिकेडिंग के पीछे छिपकर पुलिस टीम पर पत्थरों से हमला कर रहे हैं। वीडियो सबूत नंबर 2। सोशल मीडिया पर दंगाइयों का एक और वीडियो वायरल है जिसमें दिख रहा है कि आगजनी के बीच कई लोग चेहरे पर नकाब लगाए भाग रहे हैं। उनके हाथों में इस्लामिक झंडे हैं और वो छिपकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। इस वीडियो में दिख रहा है कि हमलावरों की फौज ने एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया है। इस वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है।
इस तरह के कई वीडियो न्यूज 18 के पास हैं, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हल्द्वानी में कितने बड़े पैमाने पर आगजनी की साजिश की गई थी। उपद्रवियों ने 3 घंटे में करीब 100 से अधिक गाड़ियों को फूंक डाला। सुरक्षा बलों के लिए हालात काबू में करना मुश्किल हो गया। उपद्रवियों के हमले में 200 से अधिक पुलिसकर्मी और अधिकारी घायल हुए। दंगाइयों ने तो कई पुलिस अफसरों को घेरकर जिंदा जलाने की साजिश भी की थी। यहां तक कि दंगाइयों ने थाने को भी आग के हवाले करने की कोशिश की थी। 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी, हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे। पत्थरों का अटैक हुआ जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा, हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिस्बर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। ये फेंका गया, ये भी अनप्रोवोक्ड था, बिल्कुल प्रोवोक नहीं किया गया था। तब तक हमारी टीम ने किसी भी प्रकार का फोर्स इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया था। दे वर बिजी इन डिमोलिशिंग द स्ट्रक्चर। अराजक तत्व उनके द्वारा थाने का घेराव किया गया। थाने में हमारे मजिस्ट्रेट थे, हमारे पुलिसकर्मी थे, हमारे ऑफिसर्स थे, हमारी कुछ मशीनरी थी, टीमें थी, असला था, बहुत सारी चीजें थी। तो थाने को घेरा गया। थाने के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया। उन पर पहले पथराव किया गया, फिर पेट्रोल बम फेंके गए। थाने के बाहर खड़े वाहनों में आग लगा दी गई। उसका जो धुआं था आगजनी का, वो धुआं सारा थाने में भर गया और अंदर जो ऑफिसर्स थे उनको सफोकेशन होने लगा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में उस वक्त हिंसा की चिंगारी भड़क उठी जब नगर निगम अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा था। हिंसा की आग इतनी भयावह थी कि पूरा शहर जल उठा। दंगाइयों का निशाना बने पुलिस वालों ने आप बीती सुनाई कि कैसे वो मौत के मुंह से बचकर निकल आए। चारों तरफ से हमें घेर लिया। वहाँ टारगेट कौन था? टारगेट हम ही लोग थे। हम ही लोगों को पत्थर मारे गए। और क्या कहते हैं, जब वो जो मस्जिद जो तोड़ा जा रहा था, जो मेन पॉइंट था, वो जैसे हम तोड़ा हमने उसको तोड़ने लगे तो लास्ट ही हो गया था, लगभग अंधेरा होने वाला था। तो हम जब निकल लेते तो फिर निकलते समय ज़्यादा हुई, तो सब लोग सिर्फ सब पीछे पीछे आ गए हमारे। हम जिस पॉइंट से आ रहे थे निकलते हुए, तो कुछ जवान पीछे छूट गए, तो कुछ जवान हमारे घायल भी हुए। बस फिर फोर्स आया हमारा, बड़ी मुश्किल से भी फोर्स, जब लोकेशन देखी फोर्स आया, उसके बाद जाके हम लोगों को बाहर निकाला। फिर हम बच के आ रहे थे तो ऊपर से शीशे वगैरह सब फेंके, यहाँ लगी, अंदर तक लग गया, पूरा पत्थर लगा, ईंट लगा, सब कुछ लगा। फिर ऊपर से भी शीशे वगैरह भी फेंके उनने, बोतलें फूकी, ईंट, और रास्ते में जो है जाम लगा दिया था। बड़ी मुश्किल से, मतलब गिरते पड़ते आए हम लोग। अब आपको हल्द्वानी हिंसा की पूरी टाइमलाइन बताते हैं, जिससे साबित हो जाएगा कि अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस टीम पर हमले की प्लानिंग पहले से ही की गई थी। पुलिस के मुताबिक दोपहर के 3 बजे जब बनभूलपुरा थाने के पास टीमें जुटने लगी, तो उधर अतिक्रमण वाली जगह पर भी हलचल बढ़ गई थी। इसके ठीक 1.5 घंटे बाद करीब 4:42 पर विरोध शुरू हुआ और लोगों ने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश शुरू कर दी। 5 बजे से पहले ही लोगों ने जेसीबी रोक दी और इसके बाद भीड़ ने जेसीबी पर हमला कर उसे तोड़ दिया। हालात बिगड़ चुके थे और पुलिस को समझ आ गया था कि सुनियोजित तरीके से विरोध की तैयारी हुई है। भीड़ को वहां से हटाने के लिए पुलिस टीम को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इसके बाद उपद्रवियों ने गाड़ियों में आग लगा दी। जिस तरीके से नगर निगम के कर्मचारियों और प्रशासनिक अमला उस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने पहुंचा था, तो उस दौरान कई लोगों के ऊपर हमला हुआ। ये सभी यहाँ पर मजदूर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, कर्मचारी हैं नगर निगम के, ये सभी लोग पहुंचे थे उस अवैध निर्माण को हटाने के लिए। और उनकी तस्वीर अब देखिए, ये इनके किसी का सिर फूटा है, पत्थर मारे गए हैं, किसी के पैर हाथ पैरों में चोट है। ये देखिए
इस तरह से ये लोग यहाँ पर घायल हैं। इनके जो हेलमेट है उन पर भी यहाँ पर खून के निशान दिख सकते हैं आपको। ये चोट जो लगी है इनसे पूछते हैं कैसे ये सब कुछ हुआ जा रहा है। कितने बजे गए थे आप लोग? सर 3 साढ़े 3 बजे करीब हम गए थे वहाँ पे, तभी से ही उन्होंने हम पर पथराव स्टार्ट कर दिया था वहीं से ही। हाँ। और पूरे कार्रवाई में हम लोग वहाँ अपनी कार्रवाई करने के लिए गए थे, अवैध निर्माण का ध्वस्त करने के लिए गए थे, तभी से उन्होंने पथराव कर दिया। हमें अंदर तक का जाने नहीं दे रहे थे और हमारी गाड़ियों में भी आग लगा दी है सर, वहाँ निगम की गाड़ियाँ जला दी हैं पूरी। और कितने लोग गए थे यहाँ से जब लोग आप लोग निकले थे? 150 लोग थे कर्मचारी, हम जितने भी थे। उसमें से कुछ लोग सर बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हैं, उनका तो अभी कुछ पता नहीं है कहाँ है सर, हॉस्पिटल में भी एडमिट है अभी वो। जो आपके पत्थर लगा कितने बजे लगा था ये और कहाँ पर लगा था? ये सर वहीं अंदर गली में उन लोगों ने घेर रखा था हमें। काफ़ी पुलिस वाले थे और हम लोग थे, और ऊपर से गली में घेर के पूरे सब लोग ऊपर से पत्थर फेंक रहे थे सर। कोई बोतल, कांच की बोतलें मार रहे थे, कोई पत्थर मार रहे थे सर। अच्छा, बड़ी मुश्किल से बच के आए थे सर। जब ये भीड़ बेकाबू हो रही थी तो क्या ये लोग विरोध कर रहे थे? क्योंकि वो तो कोर्ट का ऑर्डर था। वो तो अपने अल्लाह का नाम ले रहे थे। हाँ। इन्हें मारो 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 करके खत्म करो, इन्हें भगाओ इन्हें भगाओ। हाँ। साहब हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, हमें क्या पता था हमारे साथ ऐसा हो जाएगा करके। ऊपर से जब पत्थर आना कितनी भीड़ रही होगी? लगभग 300-400 के लगभग मिनिमम इतना था एक गली में। अच्छा। हाँ, अन्य जो उन्होंने लोग बुलाए थे कम से कम 10,000 के आसपास थे उनके लोग। सब तरफ से घेर रखा था, छतों में से बच्चे बूढ़े सब पत्थर बोतल की बोतल भर भर के फेंक के मार रहे हैं हम लोग। जैसे तैसे हम लोग अपने आप को बचा करके वहाँ से निकले हैं सर। ये टीम कितने बजे पहुंची थी? ये लोग हम लोग करीब 3:30 पौने 4 बजे लमसम पहुँच गए थे। और विरोध कब शुरू हो गया था? तुरंत ही हो गया था, पहुँचते ही 4:30 हो गया था। उन लोगों ने भगड़ा धगड़ी पत्थर सत्तर मारना शुरू कर दिया हम लोग की तरफ एकदम। प्रशासन तो लगातार अनाउंस भी कर रहा है। बिल्कुल, वो भी हम लोग को बहुत कोशिश कर बचाया, अपने आप को भी बचाया, लेकिन उन लोगों को भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा, उन लोगों पर भी पत्थर शुरू कर दिया। कितने कर्मचारी आपके नगर निगम के गए थे वहाँ पर? 150 करीब लमसम थे। 150 कर्मचारी गए थे जी। और टोटल कितने हुए हैं? लमसम धीरे धीरे सभी हुए हैं, किसी का ज्यादा लगी किसी का कम लगी, लेकिन लगी सभी को ही है। अब ऐसे में अब पुलिस की टीमें किस तरह से इन्वेस्टिगेट करती है ये देखना है। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर उन्होंने शाम 6:30 बजे के करीब थाने को फूंक डाला और पुलिस वालों पर हमला कर उन्हें जान से मारने की कोशिश की। शाम 7:50 पर हल्द्वानी में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया, लेकिन तब तक हालात बद से बदतर हो चुके थे। अचानक कोई मॉब इस तरह से आगजनी नहीं करता है, यानी पूरा प्लान था। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्लान पहले तय किया गया था कि अगर भीड़ बढ़ेगी तो भीड़ आगजनी कैसे करेगी, क्योंकि यहाँ पर कई तरीके से लोग उपद्रव करते करते थाने के पास आए और थाने का क्या हाल किया आप देखिए। पुलिस एक डर पैदा करती है, लेकिन यहाँ पर उपद्रवियों के दिमाग में कोई डर पुलिस का नहीं था, जिसके बाद यहाँ पर थाने की स्थिति को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो थाना बनभूलपुरा इलाके के लोगों की सुरक्षा के लिए था, उस थाने को बनभूलपुरा के रहने वाले लोगों ने कैसे तहस नहस किया। पुलिस का दावा है कि उनके पास दंगाइयों के कई ऐसे वीडियो भी हैं जिसमें देसी तमंचों से फायरिंग की गई है। कर्मचारियों को जिंदा जलाने की कोशिश की और उन कर्मचारियों को बचाने के लिए बल प्रयोग किया गया। पहले इन लोगों के द्वारा कंट्री मेड वेपन और इनके जो इलीगल आर्म्स हैं उनके द्वारा फोर्स के ऊपर गोलियां चलाई गई। उसी के बाद में गोली चलाने का आदेश दिया गया, क्योंकि वहां पर गोलियां चल रही थी और दूसरे हमारे मजिस्ट्रेट के साथ में कुछ कर्मचारी थाने में फंसे हुए थे। उनकी जान बचाने के लिए और थाने में कब्जा लेने के लिए और उपद्रवियों को वहां से तितर बितर करने के लिए पैरों के नीचे गोलियां मारी गई। हल्द्वानी हिंसा के बाद सरकार, प्रशासन और पुलिस एक्शन में आए। उपद्रवियों को गोली मारने के आदेश दिए गए। इसके बाद 4 कंपनी पैरामिलिट्री की तैनाती की गई। वहीं 9 कंपनी पीएसी के जवान भी मुस्तैद हैं। इसके साथ ही दूसरे जिलों से भी पुलिस बुलाई गई है। यहाँ पर जमकर बवाल हुआ। पूरे बनभूलपुरा इलाके में जिस तरह की स्थिति पनपी थी, वो स्थिति किसी भी तरह से प्रशासन उस स्थिति के लिए तैयार नहीं था और इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। ये तस्वीरें देखिए, ये पुलिस का वाहन है जिसमें पुलिसकर्मी बैठे थे। अगर वो पुलिसकर्मी अंदर होते तो शायद बड़ा हादसा हो सकता था, फिर भी जान बचाकर लोग भागे, घरों के अंदर घुसे। जो ऊपर देखिए, ऊपर शीशा टूटा हुआ आपको दिखाई देगा। ऊपर यूनिवर्सल स्टेशनरी जो वहाँ पर स्टोर है वो भी तोड़ा गया है। जो भी उपद्रवी थे वो पूरा निशाना और पूरी प्लानिंग के साथ आए थे कि कहाँ कहाँ उन्हें नुकसान पहुँचाना है। उसके अलावा कुछ उनके पास पेट्रोल या फिर पेट्रोल बम जैसी चीज़ें थी जिससे वो यहाँ पर आग लगाना चाहते थे। थाने को आग लगाई गई, पुलिस के वाहन जलाए गए, जो पुलिस थाने के बाहर बाइक्स थी उसको जलाई गई और सामने देखिए थानाध्यक्ष बनभूलपुरा नीरज भाकुनी की जो गाड़ी है उसका क्या हाल किया है। तो कुल मिलाकर ये कहना होगा कि जो प्लानिंग थी उसमें वो कामयाब रहे, लेकिन इस पूरे मकसद के पीछे कौन थे, कौन लोग हैं, उसका पता लगाया जाना जरूरी है। और यहाँ पर अब पुलिस महकमा जल्द ही कोई ऐसी टीम बनाएगा या एसआईटी गठित की जाएगी जिसके जरिए इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन होगी।
इस घटना पर उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और बीजेपी सांसद बृजलाल का बयान आया है। उन्होंने आशंका जताई है कि हल्द्वानी हिंसा में इस्लामिक कट्टर संगठन पीएफआई का हाथ हो सकता है। बीजेपी सांसद बृजलाल ने कहा कि हल्द्वानी की जो घटना हुई है उसमें सुनियोजित तरीके से हिंसा को भड़काया गया है। पीएफआई का रोल तमाम जगह इस टाइप की हिंसा फैलाने में रहा है। हल्द्वानी में कर्फ्यू है और शिक्षण संस्थान बंद है, इंटरनेट सर्विस बंद और नमाज के लिए जुटने पर रोक लगा दी गई है। हल्द्वानी हिंसा का असर यह है कि पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट है और प्रदेश भर में पुलिस अलर्ट मोड पर है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल की, उसका पूरा अंजाम दे रहा है, उत्तराखंड में दिख रहा है। पीएफआई का रोल तमाम जगह इस टाइप की हिंसा फैलाने में रहा है। क्योंकि सड़कों के ऊपर पत्थर इकट्ठा थे, पेट्रोल बम बना इन लोगों ने बना के रखे थे, इसकी कोई जरूर इसके पीछे कोई साजिश थी। किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम बंदे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हल्द्वानी में हिंसा प्री प्लान्ड साजिश। छतों पर पत्थर, पुलिस पर पेट्रोल बम। हल्द्वानी हिंसा के पीछे पीएफआई का हाथ। हल्द्वानी हिंसा की जांच में मिले सबूत चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यह हिंसा भीड़ का सडन रिएक्शन नहीं, एक सोची समझी साजिश थी। क्योंकि दंगाइयों ने जिस तरह पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई, छतों से पत्थरबाजी की और पुलिस कर्मियों पर पेट्रोल बम फेंके, वो पहली बार नहीं हुआ। साल 2019-20 में सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसा हो या फिर दिल्ली के जहांगीरपुरी में अप्रैल 2022 के दंगे, हर बार इसी तरह की साजिश सामने आई। और दंगाइयों का पुलिस प्रशासन पर हमले का यह पैटर्न बताता है कि एक बार फिर हल्द्वानी में भी हिंसा की वही साजिश रची गई। तो क्या जिस तरह सीए एनआरसी के विरोध के नाम पर देश भर में दंगों की साजिश रची गई, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उसी अंदाज में उत्तराखंड से शुरू करते हुए देश भर में हिंसा फैलाने का प्रयोग हो रहा था? बीजेपी नेता कुछ ऐसा ही दावा कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को जांच में मिले सबूतों के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और बीजेपी सांसद बृजलाल ने भी कहा है कि इस हिंसा में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ हो सकता है। और पीएफआई का रोल तमाम जगह इस टाइप की हिंसा फैलाने में रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक कट्टरपंथी इस्लामी संगठन है जिस पर कई बार देश में दंगों को भड़काने का आरोप लग चुका है। साथ ही आतंकी फंडिंग और दूसरी अवैध गतिविधियों में भी इसे शामिल पाया गया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में इस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अब एक बार फिर इस साजिश के पीछे इसी संगठन का नाम आ रहा है। और यह आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह दिल्ली दंगों को अंजाम देने के लिए 1 हफ्ते पहले से ही दंगाइयों ने ईंट पत्थर इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, उसी तरह हल्द्वानी में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हिंसा भड़काने के लिए पहले ही दंगों का सामान जुटा लिया गया था। और उपद्रवियों की कोशिश थी कि हिंसा की ये आग जल्द ही पूरे हल्द्वानी में फैल जाए। इसीलिए हल्द्वानी के बनभूलपुरा में जिस जगह पर हिंसा हुई वहां पर पुलिस थाने को तबाह करने के बाद दंगाइयों की भीड़ गांधीनगर इलाके की ओर बढ़ी, जहां किसी एक समुदाय की अधिक आबादी नहीं है।
ऐसे नहीं पूछेगा यार। लेकिन तब तक उत्तराखंड पुलिस और पीएसी के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान भी पहुंच गए और उन्होंने हिंसा पर काबू पा लिया। ऐसा लगता है कि जिस तरह की तैयारी थी इन अराजक तत्वों की, छतों के ऊपर पत्थर इकट्ठा थे, पेट्रोल बम इन लोगों ने बना के रखे थे, इसकी कोई जरूर इसके पीछे कोई साजिश थी। और जिस तरीके से वहाँ उत्तराखंड सरकार लगातार वहाँ पर उत्तराखंड के विकास को लेकर तमाम कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही थी, तो हताश और निराश लोग किसी तरीके से सरकार की इस तरीके के वातावरण को बनाकर सरकार की छवि को बिगाड़ने का काम करना चाहते थे। चिंताजनक है, लेकिन इस प्रकार के उपद्रवियों से वहाँ उत्तराखंड की सरकार और वहाँ की पुलिस प्रशासन निपट लेगा और इस प्रकार की घटनाओं के लिए जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई वहाँ की सरकार करेगी। हल्द्वानी की स्थिति से हम सब चिंतित हैं। हल्द्वानी का इतिहास प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का रहा है। हमारा शांत आगे बढ़ता हुआ हल्द्वानी यदि उबल रहा है तो ये चिंता का विषय है। बड़ी बात यह है कि अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश पर हो रही थी। नगर पालिका के कर्मचारी और पुलिसकर्मी जिस मदरसे को हटाने के काम पर लगे थे वो सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके बना था, लेकिन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हो रही इस कार्रवाई पर अब राजनीति शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियां इस हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। तो बीजेपी का कहना है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की पूरी पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल की, उसका पूरा अंजाम दे रहा है उत्तराखंड में दिख रहा है। जैसे जैसे चुनाव आता रहेगा आप देखेंगे इस तरीके की घटनाएं और सामने आएंगी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का ट्राइड टेस्टेड मॉडल है जिसके बल पे वो सत्ता में आते हैं और सत्ता में आते ही और इस तरीके का ध्रुवीकरण करते हैं। शर्मनाक है और मैं कहती हूँ कि कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है। किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे धार्मिक स्थिति से हो या किसी कारण से हो। उत्तराखंड में उत्तराखंड की सरकार सक्षम है, अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उससे निपटने की तैयारी भी सरकार ने कर ली है। कुछ व्यवस्थित है, चाक चौबंद है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ व्यवस्थित है, चाक चौबंद है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है।